मैं जितेंद्र सिंह, पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग का जो है टॉपिक है गुप्तकालीन साहित्य। गुप्तकाल, इसमें हम लोग को पढ़ना है साहित्य। कहा जाता है कि गुप्तकाल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्तकाल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। बार्नेट के अनुसार प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्तकाल का वह महत्व है जो यूनान के इतिहास में पेरिक्लियन युग का है। बार्नेट यह बात कहता है। बार्नेट ये कहते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल का वह महत्व है जो यूनान के इतिहास में पेरिक्लियन युग का है। स्मिथ ने गुप्त काल की तुलना ब्रिटिश इतिहास के एलिजाबेथ तथा स्टुअर्ट के कालों से की है। स्मिथ ने गुप्त काल को सर्वश्रेष्ठ कवियों का काल माना जाता है। गुप्त काल को सर्वश्रेष्ठ कवियों का काल माना जाता है। इस काल में कवि दो मार्गों में बटे थे, यानी कि इस काल के कवि दो भागों में बटे थे। पहले भाग में वो कवि आते थे जिनके विषय में हमें अभिलेखों से जानकारी मिलती है। इनकी किसी कृति के विषय में हमें जानकारी नहीं है। इस श्रेणी में हरिसेन, साव यानी कि वीरसेन, वत्स भट्टी एवं बासुल आते हैं। अब जो है हम लोग थोड़ा सा हरिसेन के विषय में जान लें कि महादंड नायक ध्रुवभूति का पुत्र, महादंड नायक यानी कि आप यहां पर हरिसेन की या जो बात हम लोग कर रहे हैं, हरिसेन महादंड नायक ध्रुवभूति का पुत्र हरिसेन चंद्रगुप्त के समय में संधि विग्रह कुमार मात्य एवं महादंड नायक के पद पर कार्यरत था। हरिसेन की शैली के विषय में जानकारी हमें प्रयाग स्तंभ लेख से मिलती है। हरिसेन द्वारा स्तंभ लेख में प्रयुक्त छंद कालिदास की शैली का याद दिलाते हैं। हरिसेन का पूरा लेख चंपू यानी कि गद्य पद्य मिश्रित यानी कि चंपू शैली का एक अनोखा उदाहरण है। अब आते हैं साव कहिए या वीरसेन कहिए। साव या आप इनको जो है वीरसेन भी कह सकते हैं। वीरसेन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में संधि विग्रहक अमात्य पद पर कार्यरत साव की काव्य शैली के विषय में जानकारी का एकमात्र स्रोत आप देखेंगे कि उदयगिरी गुफा की दीवार पर उत्कीर्ण लेख से है। इस लेख के आधार पर यह माना जाता है कि साव यानी कि वीरसेन व्याकरण, न्याय एवं राजनीति के महान ज्ञाता थे और ये पाटलिपुत्र के निवासी थे। अब जो है बात करते हैं वत्स भट्टी की। वत्स भट्टी, इनकी चर्चा करते हैं। इनकी काव्य शैली के विषय में जानकारी मालव संवत के मंदसौर स्तंभ लेख से मिलती है। इस लेख में कुल 44 श्लोक हैं, जिनमें पहले के 3 श्लोकों में सूर्य की स्तुति की गई है। अब जो है यानी कि बासुल का बात करते हैं। बासुल ने मंदसौर प्रशस्ति की रचना यशोधर्मन के काल में जो है समय में की थी।
कुल 9 श्लोकों वाला यह लेख जो है श्रेष्ठ काव्य का अनोखा उदाहरण है। तो ये लोग जो थे प्रथम श्रेणी के विद्वान थे। अब जो कि जिनके आपको बताएं कि अभिलेख के माध्यम से बात करते हैं, दूसरे श्रेणी के वो कवि हैं जिनकी रचना से हमें जानकारी मिलती है, जैसे कालिदास, भारवी, भट्टी, भानुगुप्त आदि जो है इन लोगों की बात, यानी कि ये लोग की अपनी रचना है। तो अब हम लोग दूसरी श्रेणी का यानी कि कालिदास की बात करते हैं। कालिदास, इनकी बात करते हैं। संस्कृत साहित्य के महान विद्वान या महान कवि कालिदास की जो है सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है वो है ऋतु संहार। ऋतु संहार ये तो आप लोगों को पता है। मेघदूत, ये भी पता है। कुमार संभव ये भी आपको पता है। एवं रघुवंश महाकाव्य, यानी कि ये जो है कालिदास का ये महत्वपूर्ण किताब है। उसी तरह आप देखिएगा कि बात हम लोग करते हैं भारवी की। भारवी, इनकी बात करते हैं। इनके द्वारा रचित, भारवी के द्वारा रचित किरातजुर्नियम महाभारत के वन पर्व पर आधारित है। इसमें कुल 8 सर्ग हैं। किरातजुर्नियम जो है महाभारत के यानी कि वन पर क्या बोलते हैं पर्व पर आधारित है। इसमें कुल 18 जो है सर्ग हैं। अब जो है इसी श्रेणी के आते हैं भट्टी। इनके बारे में आप जान लीजिए कि इनका जो रचना है वो भट्टी काव्य है। यानी भट्टी काव्य को रावण वध भी कहा जाता है। भट्टी काव्य यानी भट्टी ने जो अपनी किताब रची जिसका नाम है भट्टी काव्य, उसको रावण वध भी कहा जाता है। रामायण की कथा पर आधारित इस काव्य में कुल 22 सर्ग एवं 1624 श्लोक है। उसके बाद आते हैं भानुगुप्त। अब भानुगुप्त जो है आप देखेंगे मातृगुप्त, इसके विषय में जानकारी हम लोग जो है कल्लहण के राज तरंगिणी से मिलती है। संभवतः मातृगुप्त ने भारत के नाट्य शास्त्र पर कोई टीका लिखे हुए थे। अब जो है आप लोग नाम सुनेंगे विष्णु शर्मा का। विष्णु शर्मा, ये विष्णु शर्मा, इनके द्वारा जो किताब रचा गया था यह जो है पंचतंत्र है। पंचतंत्र एग्जाम में ये सब किताबें पूछी जाती है। इनके द्वारा जो किताब लिखी गई, जो काव्य रचित की गई, वह काव्य का नाम था पंचतंत्र। पंचतंत्र के विश्व की करीब 50 भाषाओं में 250 भिन्न भिन्न संस्करण निकल चुके हैं। पंचतंत्र की गणना संसार के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। एक कहानी है, कहा जाता है कि इसका इतना जो है यानी कि भाषाओं 50 भाषाओं में 250 भिन्न भिन्न संस्करण निकले, कहा जाता है। 16वीं सदी के अंत तक इस ग्रंथ का अनुवाद यूनानी, लैटिन, स्पेनिश, जर्मन एवं अंग्रेजी भाषाओं में किया जा चुका है। पंचतंत्र 5 भागों में बटा है। पंचतंत्र 5 भागों में बटा है। पहला मित्रभेद, यानी कि पहला जो है देखिएगा मित्र भेद, ये पंचतंत्र 5 भाग में बटा है। दूसरा जो है मित्र लाभ। तीसरा जो आप देखिएगा यह है संधि विग्रह।
चौथा जो है आप देखेंगे कि लब्धप्रास, यानी कि लब्धप्रास। पांचवा जो है अपरीक्षाकारित्व में ये बटा है। तो कुछ आप देखिएगा कि जैसे कि कुछ किताब है गुप्त कालीन नाटक एवं नाटककार, तो इसके विषय में थोड़ा सा पूछता है। तो जैसे मान लीजिए एक नाटक है मालविका अग्निमित्रम, तो पूछेगा कि मालविका अग्निमित्रम जो नाटक है यह किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको कहना होगा कि यह कालिदास के द्वारा लिखित है। अब पूछेगा कि इसका विषय क्या है, तो मालविका अग्निमित्रम जो नाटक है ये कालिदास द्वारा लिखी गई है। इसका विषय अग्निमित्र एवं मालविका की परिणय कथा पर आधारित है। अग्निमित्र एवं मालविका की परिणय कथा पर आधारित है। फिर विक्रमोर्वशीयम कालिदास की है। इसमें ये नाटक में सम्राट पूर्वा एवं उर्वशी अप्सरा की परिणय कथा पर आधारित है। फिर जो अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी कालिदास का नाटक है। इसका विषय है दुष्यंत तथा शकुंतला की परिणय कथा पर आधारित है। फिर जो है मुद्रा राक्षस नाटक, ये विशाख दत्त का है। मुद्रा राक्षस किसका है, विशाख दत्त का है। इसका विषय है कि इस ऐतिहासिक नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य के मगध के सिंहासन पर बैठने की कथा का वर्णन है। उसी तरह देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त का है। इस ऐतिहासिक नाटक में यानी कि देवी चंद्रगुप्तम में जो विशाख दत्त द्वारा लिखित है, इस नाटक में चंद्रगुप्त द्वारा सकरा राज का वध कर ध्रुव स्वामिनी से विवाह का वर्णन है। फिर जो है मृच्छकटिकम, यह नाटक जो है शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। मृच्छकटिकम नाटक शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। और मृच्छकटिकम में नाटक में नायक चारुदत्त, नायिका बसंत सेना के अतिरिक्त राजा, ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, चोर, ध्रुवदास आदि का वर्णन किया गया है। ये जो है आप देखेंगे कि ये सब किताब थोड़ा ये है, जैसे कि अब स्वप्न वासव दत्तम ये भास का है। स्वप्न वासव दत्तम ये भास के द्वारा लिखित है। इसमें महाराजा उदयन एवं वासव दत्ता की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। उसी तरह देखिएगा चारु दत्तम, ये भी जो है भास का है। इस नाटक का नायक जो है यानी कि आप देखेंगे चारु दत्त हैं, जो भास की कल्पना है। ये जो है यानी कि आप देखेंगे कि ये गुप्त काल का यानी कि साहित्य का था। अब धार्मिक ग्रंथ में आप देख लीजिए, जैसे पुराणों के वर्तमान रूप की रचना गुप्त काल में हुआ था, ऐसा ऐतिहासिक परंपराओं का जो उल्लेख मिलता है। स्मृतियां गुप्त काल में याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति की स्मृतियां लिखी गई हैं। इनमें याज्ञवल्क्य की स्मृति सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस स्मृति में आचार, व्यवहार, प्रायश्चित आदि का उल्लेख है। हीनयान यानी बौद्ध धर्म से संबंधित हीनयान शाखा जो है, शाखा के बुद्ध घोष त्रिपिटकों पर भाष्य लिखे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ वसुदिग्भग है। जैन दार्शनिक आचार्य सिद्ध सेन ने न्याय दर्शन पर न्यायोत्तम ग्रंथ लिखा है। आप देखेंगे और कुछ तकनीकी भी ग्रंथ था, जैसे चंद्र गोमीन ये चंद्र व्याकरण है। अमर सिंह यानी चंद्र गोमीन ने आप देखेंगे कि चंद्र गोमीन ये तकनीकी एक पुस्तक लिखे जिसका नाम है चंद्र व्याकरण। उसी तरह अमर सिंह अमर कोश का रचना किए। कामंदक नीतिसार लिखे। वात्सायन कामसूत्र लिखे।
विज्ञान के क्षेत्र में देखेंगे कि गुप्त काल में खगोल शास्त्र, गणित तथा चिकित्सा शास्त्र का विकास हुआ, अपने उत्कर्ष पर था। बराहमिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। बराहमिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ जो है बृहत संहिता एवं पंच सिद्धांतिका है। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास, भौतिक भूगोल जैसे विषयों का वर्णन है। और इसमें देखिएगा आर्यभट्ट का भी आप लोग नाम सुने होंगे। आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना करने वाले आर्यभट्ट अपने समय के सबसे बड़ा गणितज्ञ थे। इन्होंने दशमलव प्रणाली का विकास किया। दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। आर्यभट्ट ने कौन सी किताब की रचना की? आर्यभट्टीय। इनके प्रयास से, आर्यभट्ट के प्रयास के द्वारा ही आप देखेंगे कि खगोल विज्ञान को गणित से अलग किया जा सका। आर्यभट्ट ऐसे प्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाती है। इन्होंने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण होने के वास्तविक कारणों पर प्रकाश डाला और आर्यभट्ट ने जो सूर्य सिद्धांत लिखे। आर्यभट्ट के सिद्धांत पर भास्कर प्रथम ने टीका लिखी है। इनके 3 महत्वपूर्ण जो है ग्रंथ हैं, देखिएगा, महाभास्कर, लघु भास्कर एवं भाष्य। एक ब्रह्मगुप्त भी थे कि ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना कर बताया कि प्रकृति के नियम के अनुसार समस्त वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं। यानी कि ये जो है आप देखेंगे कि गुप्त काल का ये जो है एक तरह से ये इतिहास रहा। और आप इसमें थोड़ा सा और भी देख सकते हैं कि जैसे आर्यभट्ट, बराहमिहिर एवं ब्रह्मगुप्त को संसार का सर्वप्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ कहा गया है। फिर थोड़ी सी चर्चा अगर चिकित्सा ग्रंथ की हम लोग कर लेते हैं तो चिकित्सा के क्षेत्र में वाग्भट ने आयुर्वेद के आप देखेंगे कि कुछ ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। आयुर्वेद के एक और जो है नया नवीनतम जो है यानी कि रचना भी गुप्त काल में हुई। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार का प्रसिद्ध आयुर्वेद के आचार्य चिकित्सक धन्वंतरी थे। धन्वंतरी का आप लोग नाम सुने होंगे। गुप्त काल चिकित्सकों को शल्य शास्त्र के विषय में भी जानकारी थी। गुप्त काल में अणु सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया गया और अंत में यह कहा जाता है कि गुप्त काल स्वर्ण युग, क्लासिकल युग एवं पैराक्लासिकल युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर ये होता है कि अपनी जिन विशेषताओं के कारण गुप्त काल स्वर्ण काल कहा जाता है वे हैं साहित्य, विज्ञान एवं कला के उत्कर्ष का काल, भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का काल, धार्मिक सहिष्णुता एवं आर्थिक समृद्धि का काल, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था एवं महान सम्राटों के उदय का काल, राजनीतिक एकता काल। इन समस्त विशेषताओं के साथ ही हम गुप्त काल को स्वर्ण काल, क्लासिक युग या पैराक्लीन युग जो है कहते हैं। ये जो है गुप्त काल का रहा। आप सभी अगर अच्छा से इसको करेंगे, इसी से आपके सारे क्वेश्चन पकड़े जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।